वेलकम टू बायजूस ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 18 अगस्त की खबरों की, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। लगभग सभी पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। तो आइए, एक पहला टॉपिक हम लोग क्या बात करते हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरें, यानी नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। तो आज की जो खबरें हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जगत की, आइए देखते हैं पहली खबर क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दोस्तों ये मानव संसाधन मंत्रालय हुआ करता था, अब क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, यानी नाम चेंज हो गया। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए राष्ट्रपति यानी लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होती है। कोई भी संशोधन किया जाता है तो लोकसभा राज्यसभा में सदन में डिस्कशन होता है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस में। उसके बाद उसकी संस्तुति पर बाय द रिकमेंडेशन ऑफ अपर हाउस एंड लोअर हाउस, देन फाइल किसके पास जाती है, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसको अनुमोदित करता है कि अब हम इसको फाइनल करते हैं। तो अब क्या हो गया, एचआरडी मिनिस्ट्री अब शिक्षा मंत्रालय बन गया है। समझ में आई बात, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई है। तो ये नाम कोई ऐसा नहीं है, ये 1985 में एचआरडी मिनिस्ट्री आई थी, और 1985 में पूछ लेगा कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन थे उस समय, स्वर्गीय राजीव गांधी हुआ करते थे। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम एचआरडी मिनिस्ट्री हुआ था, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसे मानव संसाधन मंत्रालय कहा जाता है। समझ में आई बात। और पहले जो एचआरडी मिनिस्टर 1985 में कौन हुए थे, पीवी नरसिंहा राव, पामुला पर्ति वेंकट नरसिंहा राव, जो कि राजीव गांधी की मृत्यु के पश्चात यानी 1991 में भारत के प्रधानमंत्री हुए, और बहुत ही सक्सेस प्रधानमंत्रियों में इनकी गिनती की जाती है। दोस्तों, राव मनमोहन मॉडल तो सुना ही होगा आप लोगों ने, यानी 1991 में हमारे देश में एक तरह से देखा जाए तो फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में पीवी नरसिंहा राव ने देश की बागडोर संभाली, और मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो एलपीजी लाए, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसे क्या कहा जाता है, उदारीकरण, वैश्वीकरण एंड निजीकरण। समझ में आई बात। तो इस तरह से अब हम लोगों ने क्या है, ओपन इकोनॉमी, यानी खुल गई हमारी खुली अर्थव्यवस्था। पहले क्या थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, अब खुली अर्थव्यवस्था हो गई, यानी विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करने लगी और भारत तेजी से आगे बढ़ा। इसी मॉडल को राव मनमोहन मॉडल कहा जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं पीवी नरसिंहा राव बहुत सारे कार्य किए। 29 जुलाई को अभी आप लोगों ने देखा होगा नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। इसी को देखते हुए क्या किया गया, अब इसका मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और दोस्तों याद रखना कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी थी, सीधे फैक्ट आ जाएगा आपके एग्जाम में कि इससे संबंधित कौन सी समिति है, तो के कस्तूरी रंगन कमेटी, यानी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, के कस्तूरी रंगन। अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है दोस्तों। तो यूएस टाइटन रिस्ट्रिक्शन ऑन हुवेई, चीन का चौतरफा विरोध हो रहा है, यानी कोरोना नामक वैश्विक महामारी के चलते पूरा विश्व इस समय कोरोना जैसी समस्या से ग्रसित है, और चीन है कि कहीं साउथ चाइना सी में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट कर रहा है, तो कहीं भारत के एलएसी पर डिस्प्यूट कर रहा है, तो कहीं अमेरिका से। तो इस तरह से अमेरिका ने भी, जैसे भारत ने क्या किया, इसके बहुत सारे ऐप पर, यानी टिकटॉक जैसे ऐप पर बैन कर दिया। तो अब हुआवे जो कंपनी है पर ट्रंप का बड़ा अटैक हुआ है, यानी डोनाल्ड ट्रंप कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी वाली चिप नहीं खरीद सकती कंपनी, यानी हुआवे कंपनी के लिए बहुत बड़ा खतरा, कह सकते हैं झटका है। यानी अमेरिका ने पहली बार फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लागू किया है, यानी अमेरिका ने पहली बार अभी हाल ही में मई में एक नया रूल लाए हैं, उसका नाम ही है फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल। तो अब फॉरेन का रूल अब जो प्रोडक्ट है उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो अमेरिका और चीन की जो व्यापारिक जो ट्रेड वॉर है लगातार बड़ा रूप लेता जा रहा है,
कहीं ऐसा ना हो ये युद्ध की परिणति में बदल जाए। तो अमेरिका चीन के खिलाफ एक के बाद कड़े फैसले एक ले रहा है। तो ट्रंप प्रशासन ने चाइनीज कंपनी हुआवे को अमेरिका में रोकने के लिए अपने फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल का विस्तार किया है। और अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से जारी प्रेस नेट के मुताबिक, जो प्रेस नोट जारी किया जाता है, हुआवे की 38, एक दो नहीं दोस्तों 38 कंपनियों को भी एंटिटी लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। यानी अमेरिकन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो हुआवे की को बिक्री अब नहीं होगी। यानी हुआवे द्वारा चिप प्रोडक्शन के वैकल्पिक उपाय ऑफ द शेल्फ चिप प्रोडक्शन पर रोक को लेकर नियम में बदलाव किए गए हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हुआवे कंपनी के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो आप लोगों से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन की किस कंपनी पर, चिप की कंपनी है, किस पर बैन किया? तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो शेंजन ग्वांगडोंग ये शहर है चीन का। ध्यान रखेंगे, इसके सीईओ हैं रेंग झेंगफेई। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये फिर नेशनल टॉपिक, राष्ट्रीय खबर है। नागालैंड गवर्नमेंट लॉन्चेज येलो चेन सेंट्रलाइज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों नागालैंड के बारे में सुना होगा। तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य बना था। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो हैं। तो राज्य की जनता को स्थायी आर्थिक गतिविधि के लिए अपने स्वयं के स्थानों से उत्पादों या सेवाओं में स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली है। और इस ई कॉमर्स प्रणाली का सिस्टम का नाम क्या है? येलो चेन। तो ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। येलो चेन से राज्य के लोगों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में यह कार्य करेगा। यानी इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर द पीपुल ऑफ द स्टेट वेयर एनी सेलर सर्विसेज प्रोवाइडर इंडिविजुअल ग्रुप कैन रजिस्टर्स themselves and upload their products, trades, skills, services so to enable the citizen buyers to have access to their service or products। तो समझ में आई बात? तो इसमें याद रखिएगा येलो चेन। आर एन रवि कौन है? नागालैंड के गवर्नर हैं। और नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा है। और नागालैंड में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? बताया था ना, हेड हंटर्स पाए जाते हैं, कोन्याक, अंगामी, ये सब जनजातियां वहां पाई जाती हैं, सेंगटेम, ये सब महत्वपूर्ण जनजातियां। और देख रहे हैं ना, म्यांमार को भी स्पर्श करता है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड इज सारामती। याद रखेंगे, सारामती। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3269, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 मीटर ऊंचाई है। विच इज ऑल्सो हाईएस्ट पीक ऑफ म्यांमार। तो ये एकदम बाउंड्री पर है सारामती। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, वर्ल्ड टॉलेस्ट पियर ब्रिज इन मणिपुर। दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण किया जा रहा है, वो भी कहां? तो कौन कर रहा है? तो भारतीय रेलवे के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन। अब देखिए यहां पर एक फैक्ट और आ गया, यानी NEFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन, इसका मुख्यालय कहां है? तो गुवाहाटी मालेगांव। याद रखेंगे। अब जैसे दोस्तों हमेशा टोटल 18 जोन हो गए हैं, तो इसको कैसे याद करोगे? तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे लिख लो। और फिर देखो कि नॉर्थ में कितने हैं, साउथ में कितने हैं, ईस्ट में कितने हैं, वेस्ट में दोस्तों सबसे कम इस क्षेत्र में है। तो इस तरह जैसे उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहां है? चेन्नई। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां है? कोलकाता। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां है? मुंबई। ऐसे ही या फिर उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, ऐसे याद करेंगे। इस तरह से मैप बेस्ड करिए, देखिए कभी भूलेगा ही नहीं। तो दोस्तों यहां पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, अब देखिए अभी पिछले वाले मैप में आप देख सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर देखिए नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, तो मणिपुर में यह पुल बनाया जा रहा है। समझ में आई बात? तो मणिपुर में यह पुल बनाया जा रहा है। यह कौन सी नदी है? इजई नदी। जो पुल बनाया जा रहा है नोनी के पास है, इजई नदी। ध्यान रखेंगे, इजई रिवर। वह एक इंजीनियरिंग कह सकते हैं इसमें कि इंजीनियरिंग मार्वल बिकॉज ऑफ द टॉलेस्ट पियर हाइट विल बी द 141 मीटर। कितनी मीटर ऊंचाई होगी? यहां पर देखिए चित्र में दिखाया जा रहा है 141 मीटर ऊंचा होगा। तो दोस्तों अभी तक यूरोप में 139 मीटर के माला रिजेका वादक मॉन्टेनेग्रो के मौजूदा रिकॉर्ड को पार कर जाएगा ये।
तो यह महत्वपूर्ण है फैक्ट, इसको याद रखिएगा। 703 मीटर लंबा यह पुल मणिपुर के इम्फाल, अब देखिए मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है, तो नोनी जिले के मारंगचिग गांव के पहाड़ी इलाके में स्थित है। अब यहां पर मणिपुर देखिए, यहां पर भी मैप में दिया हुआ है मणिपुर का, तो यहां के गवर्नर कौन है, तो नजमा हेपतुल्ला हैं, और इसकी कैपिटल क्या है, इम्फाल है। यह स्लिप फ्रॉम टेक्निक का प्रयोग इसमें किया जा रहा है कि इस परियोजना में कुल 45 सुरंगें हैं, 10.280 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबी सुरंग नंबर 12 है, और यह उत्तर पूर्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग होगी, यानी टनल उसको कहते हैं। तो ये फैक्ट है, इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अब हम लोग बात करेंगे वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज। दोस्तों आज बहुत सारी पर्सनालिटीज हो गई, इसमें से महत्वपूर्ण हमने उठाया है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है एक एक करके उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है, कल ही उनका देहांत हुआ है, पंडित जसराज। दोस्तों यह नाम आप लोगों ने सुना होगा, यानी 28 जनवरी 1930 का इनका जन्म है हिसार डिस्ट्रिक्ट में, नाउ इन फतेहाबाद। तो यह हिसार डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, हिसार हरियाणा में है, और इनकी कल ही डेथ हुई है, 90 ईयर ओल्ड, हार्ट अटैक से मरे हैं। और ध्यान रखिएगा इनकी मृत्यु कहाँ हुई है, अमेरिका के न्यू जर्सी प्रांत में, अमेरिका के न्यू जर्सी में रहते थे। और दोस्तों इनका व्यवसाय क्या, म्यूजिशियन, और इनकी जो घराना है, शैली है, यह क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुरोधा कहे जाते हैं। और इनका जो घराना, आप सीधे पूछ लेगा किस घराने से, तो ये मेवाती घराने से थे, फैक्ट है, इनको याद रखिएगा। पंडित जसराज अब दुनिया में नहीं है, और इनको बहुत सारे पुरस्कार सम्मान मिले हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इनके इसमें जो महत्वपूर्ण है, तो इसमें याद रखेंगे जैसे भारत रत्न। अब सोचिए, भारत जब से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या होता है, भारत रत्न पहले नंबर पे, दूसरे पे क्या है, विभूषण, कौन सा, पद्म विभूषण, और तीसरे नंबर पे है क्या, पद्म भूषण, और चौथे नंबर पे है पद्म श्री। तो ये 4 में से 3 अवार्ड इनको मिला है। तो याद रखिएगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, यह तीनों अवार्ड यह पा चुके हैं। तो यह महत्वपूर्ण है। देखिए पद्म विभूषण 2000 में, पद्म भूषण 1990 में, और पद्म श्री 1975 में ही पाए थे। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार आदि पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है। लेखक सुनील बुद्धिराजा की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रसराज जसराज भी है। और दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण ख्याति, यानी कह सकते हैं पॉइंट्स इनके साथ जुड़ा हुआ है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक या एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इन्हीं के नाम पर, सोचिए, एक ग्रह पंडित जसराज नाम रख दिया है, यानी खोजे गए हीन ग्रह 2006 VP32 संख्या है 300128 को पंडित जसराज के सम्मान में पंडित जसराज नाम दिया गया है, और ये बहुत गर्व की बात है। तो यह फैक्ट है, इनको याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो पर्सनालिटी है राकेश अस्थाना, ये खूब चर्चा में रहे हैं दोस्तों। तो फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई राकेश अस्थाना हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर बीएसएफ का इनको प्रमुख बनाया गया है, महानिदेशक बनाया गया है। तो सीमा सुरक्षा बल का इनको नया महानिदेशक बनाया गया है। अस्थाना अभी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का भी पद संभाल रहे हैं। वह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशालय के अतिरिक्त प्रभार भी बने रहेंगे। और ये कहां से हैं, गुजरात कैडर के 84 बैच के आईपीएस राकेश अस्थाना, ये बहुत ही चर्चा में रहे हैं दोस्तों। तो वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। तो दोस्तों ये काफी चर्चा में रहे हैं, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये सीबीआई ने राकेश अस्थाना पर एक रिश्वत के मामले में केस दर्ज भी किया था, और यह केस आलोक वर्मा के इशारे पर दर्ज किया गया था। तो आलोक वर्मा कौन, वह सीबीआई निदेशक। आलोक वर्मा को भी उस दौरान जांच एजेंसी ने ट्रांसफर कर दिया था। तबादले के बाद उन्हें फायर सर्विस का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। तो आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना में काफी वाद उत्पन्न हो गया था, तो इसीलिए राकेश अस्थाना काफी चर्चा में आ गए थे। तो दोस्तों यह याद रखिएगा पर्सनालिटी में। नेक्स्ट टॉपिक है, कौशिक खोना को गो एयरलाइन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कौशिक खोना हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गो एयरलाइन। गो एयर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित एक भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन है। यानी गो एयर इज एन इंडियन लो बजट या लो कास्ट एयरलाइन बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। इट इज ओन्ड बाय द इंडियन बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट वाडिया ग्रुप। यानी किसके है,
वाडिया ग्रुप का समूह है, भारतीय व्यापार समूह वाडिया समूह के स्वामित्व में है ये ध्यान रखेंगे। तो खोना को 32 से अधिक वर्षों के CXO स्तर पर कॉर्पोरेट अनुभव है, यानी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, एंड ऑल एट द CXO लेवल। अबाउट गो एयर, तो गो एयर की स्थापना 2005 में हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं जहांगीर वाडिया ग्रुप है और इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में है। नेक्स्ट है बुक एंड अवार्ड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर एग्जाम। तो आइए इसमें से महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। दोस्तों मैंने क्या कहा था, पर डे 5 से 6 पुस्तकों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज भी देखिए 1 2 3 4 5 व्यक्तियों के नाम हैं और ये बहुत बार आप लोगों की परीक्षाओं में आए हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। अरविंद अडिगा, इनका नाम सुना होगा, 2008 में इनको मैन बुकर अवार्ड मिला था। तो द व्हाइट टाइगर इनकी पुस्तक है, सिलेक्शन डे है, द लास्ट मैन इन टावर है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। तो द व्हाइट टाइगर के लिए इनको 2008 में बुकर अवार्ड मिला था। दोस्तों जीत थाइल, नार्कोपोलिस, यह महाराष्ट्र के ड्रग एडिक्शन पर लिखी गई पुस्तक है। यह भी बुकर के लिए एक शॉर्ट लिस्टेड हुई थी लेकिन इसको पुरस्कार नहीं मिला था। और अरुंधति रॉय, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, 1997 में इनको बुकर अवार्ड मिला था। और द डॉक्टर एंड द संत, अभी रिसेंट जो बुक आई है, द अंबेडकर गांधी डिबेट, ये भी पुस्तक बहुत चर्चित है, ये आ सकती है आपके एग्जाम में। और दोस्तों अमीश त्रिपाठी, ये खूब चर्चा में रहते हैं, बहुत युवाओं के इस समय दिल की धड़कन है कह सकते हैं, युवा लोग इनसे खूब प्रसन्न हैं। एक से किताबें इन्होंने लिखी है, यानी इनकी किताबें क्या हैं? इमॉर्टल ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ नागास, द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास, सीता मिथिला की योद्धा, यानी सीता मिथिला की योद्धा कह सकते हैं, वॉरियर, मिथिला ऑफ द वॉरियर इसको कह सकते हैं, रावण आर्यवर्त का शत्रु, ये सब पुस्तकें इन्हीं की हैं। शिव रचना, ये सारी पुस्तकें इन्हीं की हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में कभी न कभी आई हुई हैं और आगे आ सकते हैं। सीता मिथिला की योद्धा, ये कई बार पुस्तक ये आ सकती है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर विक्रम सेठ, दोस्तों द गोल्डन गेट और सूटेबल बॉय, वैसे तो 4 उपन्यास हैं लेकिन यही 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं आज के खेल पुरस्कारों से संबंधित में। खेल पुरस्कार, दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ये सब एक साथ दिए जाते हैं। तो इसमें खेल का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। अब जैसे पूछ लिया जाएगा कि द्रोणाचार्य अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये कोच को दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, गुरु को दिया जाता है, तो ये कोच को। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार को आधिकारिक तौर पर स्पोर्ट एंड गेम्स के उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। समझ में आई बात? तो यह इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार 1991 में स्टैब्लिश हुआ था और 1992 से एक तरह से देखा जाए तो दिया जा रहा है। युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए वार्षिक तौर पर यह दिया जाता है। वर्ष 2017 तक यानी गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिभा दी जाती है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, द्रोणाचार्य फॉर्मल ड्रेस और 5 लाख रुपए इसमें प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें जो मशहूर निशानेबाज जसपाल राणा का नाम आ रहा है, तो इस बार इनका नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए काफी ज्यादा चर्चा में है। 13 कोचों के नाम की अनुशंसा की गई है। राणा के अलावा हॉकी कोच रमेश पठानिया, जूड के फ्लेलिक्स एवं वुशु कोच कुलदीप पठानिया के नाम भी भेजे गए हैं। तो ये सारे नाम आ जाता है मिलान करने को। और ध्यानचंद पुरस्कार के लिए भी 15 नाम भेजे गए हैं। इसमें पूर्व क्रिकेटर सहवाग, पूर्व हॉकी कप्तान सरदार सिंह का नाम सुना होगा, पैरालंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक, पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी मोनालिसा बरुआ मेहता, मुक्केबाज वेंकटेशन देवराजन, खेल कमेंटेटर अनीस बंताविया, पत्रकार आलोक सिन्हा और नीरू भाटिया भी शामिल हैं। तो दोस्तों खेल मंत्रालय से भारतीय खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक हैं वह संदीप प्रधान हैं, संयुक्त सचिव LS सिंह हैं और टारगेट ओलंपिक पोडियम TOP टॉप 50 यानी CEO कौन है? राजेश राजा गोपालन। यही साथ साथ आज के न्यूज़पेपर में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में भी है। तो दोस्तों स्टैब्लिश इन 1992 1991 में ही हो गया था, ध्यान रखिएगा, और पहला विश्वनाथन आनंद को मिला था। दीपा मलिक 2019 में पैरालंपिक गेम्स और बजरंग पुनिया
रेसलिंग से हैं, कुश्ती से संबंधित है, इन दोनों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। दोस्तों 1992 से लेकर अब तक 38 खिलाड़ियों को दिया जा चुका है और इसमें से क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को 1998 में, महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में, जो अभी 15 अगस्त को संन्यास ले लिए, और 2018 में कोहली को, और इस बार रोहित शर्मा का नाम आ रहा है। तो क्या रोहित शर्मा को भी खेल रत्न मिलेगा स्टार क्रिकेटरों यानी सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली की तरह? तो इनका भी नाम जुड़ जाएगा। तो इनका भी नाम चल रहा है इस बार के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। अब बात करते हैं स्पोर्ट न्यूज यानी खेल समाचारों में। आज कुछ खास नहीं है, इंपॉर्टेंट है सरिता देवी। अब देखिए आपके एग्जाम में सीधे आ जाता है, ऐसे दे देगा खेल और पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, तो मिलान करने को कोई खेल दे दिया और इधर की किस खेल से संबंधित है ऐसे मिलान करने को आ जाता है। तो सरिता देवी कौन है? एल सरिता देवी विश्व चैंपियन मुक्केबाज हैं। उनके पति थोइबा सिंह, दोनों को कोविड-19 का पॉजिटिव आया हुआ है। तो यानी डिंगो सिंह भी बॉक्सर हैं। इनके बाद यानी दूसरी ऐसी बॉक्सर हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव की खबर आ रही है। तो ये खेल में याद रखिएगा, मिलान करने को आ जाएगा, दे देगा एल सरिता देवी किस खेल से संबंधित हैं, मुक्केबाजी से, डिस्कस थ्रो से हैं, इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज। दोस्तों आज से एक पॉइंट और मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, चूंकि आपके एग्जाम में लगभग हर वर्ष आता है और आप लोग दिवस एक दिन बैठ करके पूरे साल का याद करने का प्रयास करते हैं और उसमें गड़बड़ कर देते हैं। अक्सर एग्जाम में आप लोग गलतियां कर देते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हम लोग जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं और जनवरी में भी वो भी 15 जनवरी तक, यानी हम लोग एक महीने को 2 भागों में बांट लेंगे, यानी पर डे हम लोग 15 दिन के प्रमुख दिवस की चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम इसमें महत्वपूर्ण जो दिवस हैं आपके एग्जाम में ऐसे याद करेंगे तो भूलेगा नहीं, और उनके पीछे जो कहानी है उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक करके बात करते हैं कि सबसे पहले 1 जनवरी को यानी आर्मी मेडिकल कॉर्प्स फाउंडेशन डे, यानी आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस। तो दोस्तों आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, और ये आज से नहीं, कब से मनाया जा रहा है? 1764 से, यानी 1764 में बंगाल मेडिकल सर्विस के रूप में हुई थी कोर का निर्माण। इसलिए किया गया था ताकि सैनिकों यानी जो पूर्व सैनिकों उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सके, यानी मेडिकल फैसिलिटीज इनको दी जा सके। इसीलिए 1764 से यह दिवस मनाया जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं, दूसरा है 4 जनवरी। दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड ब्रेल दिवस यानी विश्व ब्रेल लिपि दिवस इसको कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस 2019 के बाद से दृष्टिबाधित, दृष्टिविहीन लोगों के लिए मानवाधिकार हासिल करने के संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और यह दिवस दृष्टिबाधित लोग यानी जिन लोगों को दिखाई नहीं देता, तो ब्रेल लिपि विकसित करने वाले कौन विकसित किया था? लुई ब्रेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यानी लुई ब्रेल साहब जो थे, उन्होंने जो लोग जिनको दिखाई नहीं देता, वो लोग देखते नहीं, ब्रेल लिपि से वो पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं। तो उनका जन्म, ये कहाँ के थे लुई ब्रेल साहब? फ्रांस के थे। तो उनका जन्म 4 जनवरी को ही हुआ था 1809 में। कब हुआ था? 1809 में, 1809 में फ्रांस के कुपवरे शहर में इनका जन्म हुआ था। तो उन्हीं के उस पर जयंती पर यह 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और यह कब से शुरू किया गया? 2019 से, याद रखेंगे। तीसरा है 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे यहाँ कब से मनाया जा रहा है? 2003 से। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को आए थे वापस, दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। महात्मा गांधी को सबसे बड़ा प्रवासी माना जाता है, जिन्होंने न सिर्फ भारत के स्वतंत्रता संग्राम यानी नेतृत्व किया, लीडरशिप किया, बल्कि भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने सत्य और अहिंसा, ये तो बहुत बड़े एक तरह से हथियार थे उनके, इसी के माध्यम से देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
तो जिनकी वजह से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस जो इसका जो संकल्पना है ये एलएम सिंधवी, लक्ष्मीमल सिंधवी की थी। उनका यह आइडिया था कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाए। इस तरह से कहानी बता के बताएंगे ना तो कभी भूलेगा ही नहीं। अगला है 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, आज अभी शुरू में ही चर्चा किया था उनकी, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री भी रहे हैं, प्रधानमंत्री 2 बार रहे हैं। तो उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए 2006 में, कब 2006 में, उस समय ये प्रधानमंत्री हो चुके थे, में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाने का ऐलान किया था। कब से किया था? 2006 से, याद रखेंगे। तो विश्व में हिंदी का विकास करने यानी हिंदी भाषा को, हिंदी को डेवलप करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसका प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई। और फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी जो विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को हुआ था। याद रखिएगा, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 10 जनवरी 1975, 1975 को। कहां हुआ था? नागपुर में हुआ था। ये कहां है? महाराष्ट्र में है, नागपुर। तो यही कारण है कि 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह कब से मना रहे हैं? 2006 से। अगला है 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो दोस्तों यह संयुक्त राष्ट्र के निर्णय के अनुसार 1984 को अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। ये भी याद रखिएगा, एक वर्ष भी हम कराएंगे, अभी पहले दिवस से शुरू किए हैं। हाँ, वर्ष भी अक्सर आ जाता है, खास करके कौन सा अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष क्या मना रहा है, चावल वर्ष मना रहा है कि गेहूं वर्ष मना रहा है कि सतत विकास वर्ष मना रहा है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं, इनकी भी चर्चा करूंगा। तो इसके महत्व का विचार करते हुए भारत ने भी घोषणा कर दी। कब? 1984 में ही। कब से? 1984 से ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा कर दी। और वो भी किसके? स्वामी विवेकानंद की जयंती का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे के रूप में देश भर में मनाया जाता है। याद हो जाएगा। अगला है 15 जनवरी आर्मी डे, थल सेना दिवस। तो थल सेना दिवस, आजादी के बाद देश में कई प्रशासनिक समस्याएं पैदा होने लगी। फिर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को आगे आना पड़ा। तो भारतीय सेना के अध्यक्ष तब भी ब्रिटिश मूल के ही हुआ करते थे। तो 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा स्वतंत्र, यानी स्वतंत्र हो गया था भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। उस समय सेना में हमारे 2 लाख सैनिक हुआ करते थे। तो के.एम. करियप्पा के सेना प्रमुख बनाए जाने के बाद से ही हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ 18 अगस्त, यानी आज का 18 अगस्त का इतिहास में देखिए, चंगेज खान मंगोलियाई आक्रमणकारी था। आज ही के दिन इसकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, द ग्रेट जनरल ऑफ द मराठा एम्पायर हु वाज द एल्डर सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ एंड राधाबाई। तो यानी बाजीराव प्रथम का जन्म आज ही के दिन हुआ था। कब? 18 अगस्त 1700 को। और दूसरी भी खबर उन्हीं की फैमिली से है, राघोबा, इनका पेशवा बाजीराव प्रथम का द्वितीय पुत्र, जो एक कुशल सेना नायक था, यानी हु वाज ए स्किल्ड आर्मी हीरो। एंड अगला है गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली स्टैब्लिश द विलियम फोर्ड कॉलेज की स्थापना। फोर्ड विलियम कॉलेज की स्थापना कहां? नाउ कोलकाता, कलकत्ता में किया था। कब? आज ही के दिन 1800 ईस्वी में। और दोस्तों अमेरिका का पहला नौसैनिक, यानी फर्स्ट नोवेल एक्सरसाइज कह सकते हैं, अभियान, एक्सपेडिशन, कहां? आज ही के दिन 1838 में अमेरिका ने पहला नौसैनिक अभियान किया था। ये ध्यान रखेंगे। और 1868 यानी फ्रांस के खगोलविद पियरे जेनसिन, याद रखना, हीलियम, HE इसका है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियान, तो हीलियम की खोज की थी। कब? 1868 में। आज ही के दिन अफगानिस्तान को स्वतंत्रता मिली थी। याद रखेंगे दोस्तों, 18 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान हमारे पड़ोस में ही है। अफगानिस्तान, इसकी राजधानी क्या है? काबुल है। और किस नदी के किनारे बसा है? कुंभा नदी के किनारे बसा है। और ये सब नदियां अपने भारत की ओर आती हैं, बहती हैं। और भारत अफगानिस्तान के बीच सांस्कृतिक सभी प्रकार के संबंध बहुत अच्छे हैं। दोस्तों आज ही के दिन 1926 में मौसम मानचित्र पहली बार टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किया गया था। और दोस्तों आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। और आज ही के दिन हंगरी ने संविधान अंगीकार किया था। हंगरी क्या है? यूरोपियन कंट्री है। इसकी कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट है, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डैन्यूब रिवर। किस नदी के किनारे बसा है? डैन्यूब नदी के किनारे बसा है हंगरी। और इसकी राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। और आज ही के दिन दोस्तों 1951 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर, अब सीधे पूछ लेगा खड़गपुर किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 1951 में हुई थी। अब हम लोग बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, और वो भी किससे? वर्ल्ड ज्योग्राफी। दोस्तों पॉलिटिक्स से किया हम लोगों ने, हिस्ट्री से, इसी तरह से महत्वपूर्ण टॉपिक लेते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से लिए हैं। तो चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन, यानी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हाईएस्ट, जो सबसे ज्यादा विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वो कौन सा है? चीन है। इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग है। और दूसरे नंबर पे कौन है? हमारा भारत है, जिसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। और किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे। तीसरे नंबर पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। किस नदी के किनारे बसा? विच इज सिचुएटेड ऑन द पोटोमैक रिवर। किस नदी के किनारे? पोटोमैक नदी के किनारे। और चौथे नंबर पे क्या है? इंडोनेशिया, जिसे द्वीपों का देश कहते हैं और विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। और पांचवें नंबर पे कौन है? ब्राजील है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पॉपुलेशन एंड एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और दूसरा रिकॉर्ड इसके नाम क्या है? फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया एंड पॉपुलेशन वाइज, यानी क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर विश्व में 5वें स्थान पर है ब्राजील। और इसकी राजधानी क्या है? ब्रासीलिया है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन रिवर यहीं सबसे ज्यादा इसी से बहती है। वैसे निकलती है पेरू के लेगो वेलफोरा से। पेरू देश है जिसकी राजधानी लीमा है। और अमेजन नदी बहते हुए जाकर के अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है पॉइंट, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है, मस्कवा नदी के किनारे। अब देखिए रूस, अब सबसे याद रखना RCCUBAI, रक्कुबाई याद रखना। तो R फॉर रूस, C फॉर कनाडा, जिसकी राजधानी ओटावा है, जो कि किस नदी किनारे बसा है? सेंट लॉरेंस नदी। और तीसरा है चीन, उसकी राजधानी बीजिंग। यूएसए चौथे नंबर पे है, कौन है? वाशिंगटन डीसी, बता चुका हूं। ब्राजील की राजधानी बता चुका हूं, ब्राजीलिया। देखिए 5वें नंबर पे क्षेत्रफल में भी है, जनसंख्या में भी है। और ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी कैनबरा है। और 7वें नंबर पे अपना भारत है। यानी इंडिया इज ए 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज एंड सेकेंड पॉपुलेशन वाइज। ध्यान रखेंगे। अगला है क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एक ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, दीज आर इमेजिनरी लाइन, तीनों लाइन पासेस थ्रू अफ्रीका कॉन्टिनेंट। जैसे आप ये देखिए ग्लोब है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये 66.5 नॉर्थ, 66.5 साउथ, इसको क्या कहेंगे? अंटार्कटिक सर्किल। इसको क्या कहेंगे? आर्कटिक सर्किल। और ऊपर क्या है? पोलर रीजन, ये ध्रुवीय क्षेत्र है। तो आर्कटिक, अंटार्कटिक, ये क्या है? ऊपर कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ, ये लिखना नहीं भूलिएगा, और 23.5 साउथ, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड 0 डिग्री क्या है? इक्वेटर है। तो ये तीनों जो महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखाएं हैं वह अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। और यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से ये तीनों नहीं गुजरती हैं। याद रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर। यहां से यूरोप से कौन सी गुजरती है? तो वह है आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त जिसे कहते हैं, 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड। ध्यान रखेंगे, ये लेटी हुई, लैटिट्यूड यानी लेटी हुई रेखाओं को लैटिट्यूडनल लाइन, और ये जो है इसको क्या कहेंगे? देशांतर रेखाएं, खड़ी खड़ी वर्टिकल डिवीजन, तो उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ध्यान रखेंगे। तो अगला पॉइंट है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। यह भी एकदम सत्य है कथन दोस्तों। ब्राजील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां से इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा दोनों गुजरती है। यह मैप
अब देखिए, इसको हम जब जिस दिन ज्योग्राफी करा है उस दिन एटलस लेकर बैठिए और इसको मानचित्र में देख करके मिलान कर लेंगे, कभी भूलेगा ही नहीं, आपके दिमाग में अंकित हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओनली द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच देखते नहीं ऐसे गुजरती है, यहाँ रोंगकॉम्पटन से। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी क्या है, कैनबरा है। तो मकर रेखा 23.5 साउथ इसको कहते हैं, ये भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन से गुजरती है, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। जैसे आप देखिए ये है, अब इसमें जैसे आप ये 0 डिग्री है, इसके इधर जाएंगे तो समय प्लस होगा, इसके इधर जाएंगे तो समय माइनस होगा। इसलिए भारत और लंदन के बीच समय का अंतराल कितने घंटे का है, 5:30, यानी 5 घंटे 30 मिनट का अंतराल है। 0 डिग्री से आगे तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है कि नहीं। और भारत का मानक समय 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये लिखना नहीं भूलिएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे, मिनट निकालेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट, यानी लंदन में 12 बजा है तो हमारे यहाँ 5:30 बजेंगे। तो यह याद हो जाएगा। दोस्तों अगला है 2 अक्षांश रेखाओं की, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूडनल लाइन इज 111 किलोमीटर। और तो ये जैसे ये है, आप देख सकते हैं ना, तो इन दोनों के बीच की, यानी 0, 1, 2, 3 इस तरह 90 तक, तो इन दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और इसी तरह से खड़ी खड़ी रेखाएं जो हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पॉइंट होगा, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट होगा। तो यह महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इन्हें याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अभ्यास प्रश्न पे। व्हाट इज द नेम ऑफ कमेटी रिलेटेड टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी नई शिक्षा नीति से संबंधित समिति का नाम क्या है दोस्तों, के कस्तूरी रंगन समिति। फास्ट आंसर दीजिए, किस उत्तर पूर्व राज्य ने एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली येलो चेन की शुरुआत की है, तो दोस्तों नागालैंड, अभी न्यूज में बताया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन का मुख्यालय किस राज्य में है, वह है आसाम में, मालेगांव, गुवाहाटी, बताया था ना। नेक्स्ट है, पंडित जसराज को निम्न में से कौन सा सम्मान नहीं प्राप्त है, भारत रत्न नहीं मिला है और ये तीनों मिल चुका है, बता चुका हूं आप लोगों को। सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो राकेश अस्थाना को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय दिवस कब होता है या कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। उसी दिन महात्मा गांधी का आगमन हुआ था, 9 जनवरी 1915 को। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, ब्रेल दिवस। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 1764 से मनाया जा रहा है, मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो यह चारों याद रखिएगा, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहां पर ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पहला, या इसको ठीक कर लीजिएगा प्लीज, ये टाइपिंग मिस्टेक है। पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे मिला था, यहां पर यह होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विश्वनाथन आनंद को मिला था। यह शतरंज से संबंधित है खिलाड़ी, ध्यान रखेंगे। और सचिन तेंदुलकर को तो 1998 में मिला था। सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी हैं, गीत सेठी बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, विश्वनाथन आनंद को प्रथम होगा यहाँ। नेक्स्ट है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मेटकॉफ। तो दोस्तों लॉर्ड वेलेजली ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन हैं, अरविंद अडिगा। 2008 में इसी को मैन बुकर अवार्ड मिला था। फिर देखिए, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों गुजरती है, दीज आर इमेजिनरी लाइन। तो ये जो है ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये देख रहे हैं ना, मकर कर्क रेखा, इसको कहेंगे मकर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसे क्या कहेंगे, कैंसर। कर्क रेखा, इसे क्या कहेंगे, इक्वेटर, विषुवत रेखा। तो ये तीनों गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। तो इस तरह से आज हम लोगों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत की लगभग सभी चीजों को टच करने का प्रयास किया, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगेगी। अगर दोस्तों अच्छी लगती है तो प्लीज अपने दोस्तों को भी बताइए, इस तरह से उन लोगों को भी लाभ मिल सके। ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश यही है कि आप लोग घर बैठे लगभग सभी चीजें रोज टच करना शुरू कर दें। कहने का मतलब है, जैसे आप कभी कभी मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हैं। इस तरह से अगर आप रोज न्यूज देखेंगे तो हर चीज, यानी पुरस्कार को भी सोचेंगे, खेल समाचार के बारे में भी सोचेंगे, तो हर चीज, मान लीजिए समाचार पत्र आपके सामने है तो आप हर चीजों, हर एंगल पर देखने लगेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है दोस्तों, इसको जरूर अपने दोस्तों को बताइए और उन्हें बोलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
थैंक यू दोस्तों।